प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग अब अगले मरहले में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। आपने हुर्मुज़ मैदान जंग बना हुआ है जिसे खुलवाने की अमेरिका कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। और इसी दौरान उसने दीगर ममालिक से भी रब्ता किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे दरख्वास्त की है कि वो मदद करें आपने हुर्मुज़ को खुलवाने में और अपने जहाज़ भेजें, लेकिन बड़े ममालिक ने इनकार कर दिया है, जिसमें बरतानिया भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, और कहा है कि वो ये नहीं कर सकते। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने यह ज़रूर कहा है कि आपने हुर्मुज़ को खुलवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ वो ये समझते हैं कि ये कोई इतना आसान मामला नहीं है और ये नहीं हो सकता कि वो अपना जहाज़ इसमें आसानी से भेज दें। अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है आबनाए हुर्मुज़ में के बंद होने की वजह से, इसका इम्पैक्ट जाहिर है पूरी दुनिया पर, ख़ास तौर पर खलीज पर और एशिया के ऊपर ख़ास तौर पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है। फिर हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, इसके हवाले से अब खबर यह है कि हफ्तावार की बजाय अब रोज़ाना की बुनियादों पर कीमतों में रद्दोबदल पर गौर करने की तजवीज़ है कि रोज़ाना इस पर गौर किया जाए, यानी गौर किया जा रहा है कि रोज़ाना रद्दोबदल किया जाए। और सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में ये कहा है कि 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी। अब हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो LNG पे चलते हैं। LNG के ना होने से एक इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक और तरह से आएगा। तो ये जो जंग है ये पाकिस्तान पर किस तरह से अपने असरात मुरतब कर रही है और इस सिलसिले में हमारी हुकूमत ने क्या हिकमत अमली तरतीब की दी है, एक तो हम इस पर बात करेंगे। और फिर जो पाकिस्तान का इसमें इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में किरदार है उस पर किस तरह से शुक्रिया अदा किया है अब्बास अरागची साहब ने, और अब इस जंग के हवाले से पेशगोइयाँ क्या की जा सकती हैं कि ये ख़त्म की तरफ बढ़ रही है या अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पर हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। एक जहाज़ का मामला भी चल रहा है। आज़मा बुखारी साहबा ने अगरचे वजाहत की थी और कहा था कि ये जो पंजाब हुकूमत का जहाज़ है ये तकनीकी मुआयने के लिए बैरून मुल्क गया है या व्याना गया है, और अब एक हफ्ते के बाद ये जहाज़ वापस आ गया है, लेकिन कयास सराइयाँ दम नहीं तोड़ रही और मुसलसल पंजाब हुकूमत से सवाल किए जा रहे हैं कि बताया जाए कि ये तकनीकी मुआयना किस नौयत का था, इस पर कितना खर्च आया है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। इसकी ज़रूरत तो इसका जो तकनीकी मुआयना है वो 500 घंटे जो फ्लाइंग आवर्स होते हैं उसके बाद होना चाहिए था, ये पहले क्यों हुआ है और इसकी कॉस्ट क्या रही। ये तमाम सवालात पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत पंजाब की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि मरीम नवाज साहिबा की फैमिली के हवाले से जो कयास सराइयाँ की जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं है, इतना तो कहा गया है, लेकिन जो तकनीकी मुआयना है उसकी तफसीलात नहीं बताई जा रही, बावजूद इसके कि बहुत इसरार मीडिया और डिजिटल मीडिया पर हुकूमत पंजाब से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं आया। तो इस पर भी कुछ बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शौकत पराचा साहब तशरीफ फरमा है, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म के PMLN के रहनुमा, बहुत शुक्रिया राना साहब, खुशामदीद कहते हैं। PTI से हमें शौकत यूसुफ साहब ने ज्वाइन करना है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं। मैं सबको खुशामदीद कहूँगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं और मज़ीद बढ़ने के भी खदशात मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत गौर कर रही है कि अब हफ्तावार नहीं बल्कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल का फैसला करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें असद, अभी तो जो है वीकली इंक्रीज का फैसला हुआ था और इस हफ्ते प्राइसेस को इंक्रीज नहीं किया गया, इसके बावजूद के कीमतें आलमी मंडी में बढ़ी हैं। और अगर आप डीजल के प्लाट्स को देखें तो गालबन वो $158 के ऊपर है। इसी तरह पेट्रोल का प्लाट्स जो है वो $124 के ऊपर है पेट्रोल का जो है, और ये जब आखिरी इंक्रीज हुई थी तो ये $106 पे था। और $106 का ये मतलब नहीं है कि $106 तक एडजस्टमेंट होगी थी, एवरेज प्लाट्स लिया जाता है, तो उस वक्त प्लाट 76 से 106 पे गया था, तो उसकी एवरेज थी। तो अभी 106 से $128 के ऊपर, तो इस हफ्ते भी जो है 30-40 रुपए कीमतें बढ़नी थी, लेकिन वो कीमतों को नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि अगर आप देखें पेट्रोल के प्लाट्स को तो लिटरली डबल हो गया है 76 से, या डबल तो नहीं तकरीबन डबल हो गया है 76 से $124-128 पर बैरल। तो देखें अगर आपने अभी तो हुकूमत ने इसको अब्जॉर्ब किया नहीं, मगर ये जो आपने सर एब्जॉर्ब किया और कीमतें आलमी मंडी में बढ़ी और आपने नहीं बढ़ाई, तो ये गलत नहीं होता? क्योंकि हमें याद है कि IMF पहले भी एक दफ़ा नाराज़ हो गया था, कीमतें 160 से कम करके 150 की गई थी इमरान खान साहब के दौर में,
तो उस पर जाहिर है उस वक्त की अपोजिशन ने भी बहुत तनकीद की थी और IMF भी नाराज़ हो गया था। तो इस मरतबा IMF नाराज़ नहीं हुआ कि आपने कीमतें बढ़ी हैं और उसको बढ़ाया नहीं है? ये देखें, इशू होता है कि क्या ये सब्सिडी फंडेड थी या बजट के अंदर इसकी गुंजाइश थी या ये अनफंडेड सब्सिडी थी। तो डेफिनेटली इस वक्त हमारे पास कोई तकरीबन 400 अरब का ऐसा फंड मौजूद है जो क्राइसिस सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी के लिए तो हुकूमत उसको यूटिलाइज करेगी और IMF से ऑलरेडी गवर्नमेंट इंगेज्ड है। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है या कोई बगैर कंसल्टेशन के ऐसा नहीं किया गया। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है कि इसको हम कोई लंबे लेवल पे सस्टेन कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वो फंड सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं है, वो दीगर और भी क्लाइमेटिक इश्यूज भी और दीगर इश्यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वो ऑलरेडी कुछ यूटिलाइज हो भी चुका है। तो आप पास इतनी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इसको कोई ज्यादा देर तक होल्ड कर सके। तो डेफिनेटली इस सूरत हाल में जब गवर्नमेंट जब बैठती है या कमेटीज जो फॉर्म की गई हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो हर सिनारियो को देखती हैं। ये भी एक डिस्कशन है कि डे टू डे हो, लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला बिल्कुल कतई तौर पे नहीं हुआ। अभी तो हफ्तावार ही प्राइसेस को एडजस्ट करने का मैकेनिज्म लाया गया है। लेकिन क्या इस पे गौर हो रहा है कि हफ्तावार की बजाय रोजाना की बुनियाद पर रद्दबदल किया जाए? इस ऑप्शन पे गौर हो रहा है? देखिए, ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो इसको भी सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके गौर तो किया जाता है ना, हर पहलू पे गौर किया जाता है। हर किस्म की सजेशन कमेटी में आई जाती है कि इसको अगर आपने सप्लाई चेन को डिस्टर्ब नहीं करना, तो जिस तरह दीगर ममालिक में डे टू डे चेंजेस होती हैं, तो आप उसको डीरेगुलेट कर लें। इसको डीरेगुलेशन कहते हैं। तो डीरेगुलेशन की बात तो चल रही है कि पेट्रोलियम प्राइसेस को आप डीरेगुलेट कर लें और हुकूमत का इसमें रोल ना हो। तो लेकिन कोई ऐसा कोई फैसला नहीं। बिल्कुल ठीक है। प्राची साहब, दायरा एक मुश्किल वक्त है हुकूमत पाकिस्तान पर और जाहिर है सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तानियों पर। आप इस सिलसिले में जो हुकूमत की हिकमत अमली है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कीमतों को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी अपनी तकरीर में ये कहा था कि हम इजाफा नहीं कर रहे, और ये भी उन्होंने कहा था कि सूबों की मुआवनत के साथ हम इससे निमट रहे हैं और सूबों ने कंट्रीब्यूट किया है, इजाफा नहीं किया गया। ये जो बयान हालिया आया था कि उसमें उसको कंट्रीब्यूट किया है, तो आपके ख्याल में सूबों ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है? पहली बात तो जितनी आपने डिस्कशन की और जब से ये प्राइस बढ़ी है उस दिन से ये डिस्कशन है कि पैसे अभी बढ़े ना वॉर के बाद। पेट्रोल डीज़ल पहले से आया हुआ था, जो पहले से आया हुआ था वो पुरानी प्राइस पे ख़रीदा गया था। पुरानी प्राइस पे ख़रीद के आपने 50-55 रुपए ज़्यादा कंज्यूमर को दे दिया। यानी जो 28 से पहले आया था वो आपने 28 के बाद वाले रेट पे दे दिया। या तो ये होता ना कि 28 खरीदा हुआ महंगे दामों पे, यानी 28 के बाद जो आपने ख़रीदा है वो आज मुझे मिल रहा होता, क्योंकि ये हुकूमत के ऐलान थे, हमारे नहीं थे। हुकूमत के ऐलान क्या थे कि हमारे पास 1 महीने का रिजर्व मौजूद है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो सबसे पहली तो ये अनॉमली जो है ये वीकली चले, 4 वीकली चले, जो भी हो। दूसरे जो आपने क्वेश्चन की कि हुकूमती इक़दामात, मुझे याद है जब पाकिस्तान ने एटमी बम डेटोनेट किया और उस वक्त भी सैंक्शन लगी थी, तो उस वक्त भी इत्तफाक से नून लीग की हुकूमत थी, इनका क्रेडिट है, इन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बाकायदा ऐलान किया था। उस वक्त भी यही वाले मैयर्स आए थे, ऑस्टेरिटी मैयर्स आए थे। किसी एसओ ने वही उठा के पेपर, उसने वही चीज़ रिपीट कर दी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। देखे ना, अगर ये इतनी एक्सेप्टेबिलिटी होती, ये प्योर सरकारी महकमे हैं जहाँ पे 50% फ्यूल कट लगाया गया है, 60% गाड़ियाँ कट लगाई गई हैं। अगर ये इतना ही एक्सेप्टेबिलिटी होती और हमारी सरकारी मशीनरी इसमें बिल्कुल ही तहे दिल से इसको अमल करने पे राज़ी होती, तो फिर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये जिम्मेदारी न सौंपी जाती कि आप चेक करें जा कर के अमल हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल जब रिव्यू इजलास हुआ तो कहना पड़ा वज़ीर-ए-आज़म को कि थर्ड पार्टी हम जो है ना इसका करवाएंगे ऑडिट, ताकि जो मेयर्स सजेस्ट किए गए हैं, रिकमेंड किए गए या एनफोर्स कर रही है हुकूमत, उस पर मुकम्मल अमल
दरामद हो रहा है या नहीं। जी। ये पेपर वर्क होता है, ये बड़ी ड्रामाबाजी होती है हमारे मुल्क में, पहले भी हमने बड़ी देखी है, इस बार भी बड़ी देखी तो जो है। आपने सवाल उठाया कि पुरानी कीमतों पर खरीदे हुए तेल को नई कीमतों पर क्यों फरोख्त किया, उस पर मेरी राना एहसान साहब से डिस्कशन हुई थी। राना साहब ने ये कहा था कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, जब भी पाकिस्तान में, पहले भी माजी में होता है कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं आलमी मंडी में, पाकिस्तान में उसके मुताबिक चेंज कर दी जाती हैं। जबकि मेरा मौक़िफ़ ये था और मैं राना साहब से बहस कर रहा था कि ऐसा नहीं होता, उसका इंपैक्ट 2 हफ्ते के बाद आता है। मैंने आपसे गुजारिश की ना कि जब से ये बात आई है, ये डिस्कशन चल रही है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई नुक्ता उठा रहा हूँ, ये डिस्कशन उसी वक्त से चल रही है। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जी सर, जी प्लीज। जी देखिए, बात यह है कि इसको डेड स्टॉक कहते हैं। ओएमसीज को के लाइसेंस के मुताबिक उनको 20 दिन का स्टॉक मेंटेन करना होता है। जी। अब ये ऐसा नहीं है कि स्टॉक एक दफा खरीद लिया, ये हर रोज आपके जब जैसे जैसे शिप आते हैं तो पुराना स्टॉक आपने 20 दिन का स्टॉक मेंटेन करना है और अपने स्टॉक से आप इशू कर देते हैं तेल इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जब आपको आज आपको लग रहा है, और देखें अगर ये इसको कहते हैं कि स्टॉक रिप्लेसमेंट करनी होती है, इसलिए ये दिया गया है हफ्ता पहले या पहले 15 दिन बाद एडजस्टमेंट होती थी कि प्राइसेस जब रिवाइज होती हैं तो वो जो है वो स्टॉक को रिप्लेस कर लें। तो देखें आज आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक पे कोई बेनिफिट हुआ है। जब ये कीमतें रिवर्स होती हैं तो क्योंकि उनको स्टॉक 20 दिन का मेंटेन करना होता है, तो इसी तरह वो बेनिफिट रिवर्स हो जाता है, वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये कोई परमानेंट बेनिफिट नहीं होता उनको, ये क्योंकि स्टॉक उन्होंने ये राना साहब जब कम होता है ना, तो वो सड़कों, पता नहीं कौन सी सड़कों पे खर्च हो जाता है, वो कंज्यूम, बहरहाल वो डिबेट नहीं है अभी, चूंकि जंग की सूरत हाल है। तब भी यही फार्मूला। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात ये कि जब वो कम हो ज्यादा हो, फार्मूला वही है प्राइस रिवीजन का, उसको चेंज नहीं किया जाता। और ये बात दुरुस्त होती कि वो जेब में प्रॉफिट ले गए अगर उनको 20 दिन का स्टॉक ना रखना पड़ता, कि मिसाल के तौर पे आज उनको बेनिफिट हुआ है, वो महंगा स्टॉक बेच देते और 20 दिन के स्टॉक से 5 दिन के स्टॉक पे आ जाते जब कीमतें सस्ती होती, तो ये दुरुस्ती बात। लेकिन आज जो उनको बेनिफिट नजर आ रहा है, कल वो रिवर्स हो जाएगा जब कीमतें रिवर्स होंगी, इसको डेड स्टॉक। लेकिन आपके नुक्ता नजर के बरक्स सर, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने जो कायमा कमेटी का इजलास हुआ है सेनेट की, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जब उनसे सवाल किया गया, यही सवाल जो अभी उठाया जा रहा है कि जब आपने सस्ती कीमतों पे पेट्रोल खरीद रखा था तो आपको महंगा फौरी क्यों तौर पर क्यों करना पड़ा, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि कीमतों में इजाफा पेट्रोलियम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए अपनाया गया। यानी ये खास हालात में ये कदम उठाया गया है, ये मामूल का कदम नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मामूल में यही होता जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खदशा पैदा हो गया था और वाकई हमने देखा कि पेट्रोल बंद हो गए, मार्केट से पेट्रोल शॉर्ट हो गया, लंबी लंबी कतारें लग गई, पैनिक सिचुएशन हो गई और हुकूमत को 12 बजे की बजाय 11:15 बजे आकर ऐलान करना पड़ा ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के जो है उनसे जान छुड़ाई जा सके। मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले 15 दिन बाद प्राइस एडजस्टमेंट होती थी और वो फार्मूला तब तक वैलिड है अगर कोई $2-4 ऊपर नीचे कीमतें हो रही हो तो फिर तो वो फार्मूला चलता है। लेकिन अगर $30 का फर्क आ जाए तो फिर ऑब्वियसली आपका जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, अगर उनको प्राइस की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, अगर वो सस्ता बेचेंगे तो वो नई महंगी कीमत पे कैसे खरीद सकेंगे। तो स्टॉक रिप्लेसमेंट के तहत ये लाजमी था कि आप एडजस्टमेंट पहले दे देते ताकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ना होती। लेकिन तो आप कह रहे हैं कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम गलत कह रहे हैं इजलास में कि ये मुनाफा ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से ये फार्मूला अपनाया गया। नहीं, मैं तो बिल्कुल वही कह रहा हूं कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ना होती तो हमने 15 दिन से 7 दिन के अंदर प्राइस रिवीजन कर ली। लेकिन जो फार्मूला है प्राइस रिवीजन का वो तब्दील नहीं किया, वो वही फार्मूला है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई और ये डेड स्टॉक होता है। मैं फिर रिपीट करूं, जो उन्होंने बात की उन्होंने भी ठीक की, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ये डेड स्टॉक होता है। आज अगर इनको आपको बेनिफिट नजर आ रहा है कि जी सस्ता माल था वो महंगा बेच रहे हैं, तो उस महंगे माल को बेच के वो महंगा तेल भी खरीद रहे हैं और इसी तरह जब आलमी मंडी में कीमतें गिरेंगी तो वो फिर ये महंगा माल सस्ता बेचेंगे और उनको 20 दिन का स्टॉक मेंटेन करना होगा। आप हमसे ये वादा कर रहे हैं कि आलमी मंडी में जैसे ही कीमतें कम होंगी फौरन अगले ही दिन पाकिस्तान में भी कीमतें कम हो जाएंगी? हफ्तावार रिवीजन होगी ना। अभी मिसाल के तौर पे अभी कीमतें बढ़ी, चले कीमतें बढ़ी 6 दिन में हो जाएगा। ऑयल मार्केटिंग जी यही फार्मूला जो बढ़ाने पे अप्लाई किया गया वही फार्मूला कम करने के लिए भी अप्लाई किया जाएगा, वही फार्मूला। ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त। ठीक है राना साहब, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम आपसे प्रोग्राम में सवाल करेंगे और कहेंगे देखिए आलमी मंडी में कीमतें कम हुए, 2 हफ्ते गुजर गए हैं,
लेकिन 2 हफ्ते तक पेट्रोल कम नहीं हुआ। तो ये हम आपके सामने रखेंगे। ये अभी तो आप ये देखें कि हुकूमत ने 40-50 रुपए की कीमत को ऑब्जॉर्व किया, बढ़ाया नहीं है। हाँ चलेंगे, ऑब्जॉर्व करने पर मैं चाहूंगा कि शौकत यूसुफजई साहब इस पर तारीफ कर दें आपकी, क्योंकि शौकत साहब, ये तो वज़ीर आज़म साहब ने कीमतें आलमी मंडी में बढ़ने के बावजूद नहीं बढ़ाई और 40-50 रुपए का जो खसारा था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपके ज़माने में 10 रुपए का फ़र्क पड़ा था, यानी 160 रुपए से आपने 150 रुपए पर ले आए थे, तो उसको आप ही के वज़ीर ख़जाना जो है मुज़म्मिल असलम साहब, वो हलाल और हराम एडजस्टमेंट से ताबीर कर रहे हैं और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उस वक्त जो हमने अपने पास से कंट्रीब्यूट किया था गवर्नमेंट ने, तो उसे तो हराम कहा गया था, हराम एडजस्टमेंट। तो ये अब 40 रुपए की एडजस्टमेंट जो ये हलाल कैसे हो गई? IMF इस पर नाराज क्यों नहीं हुआ? तो आप इसको एहसन इक़दाम के तौर पर देखते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं शौकत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो फार्मूला बता रहे हैं, ये वैसे तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और हमें लोगों को शायद यकीन भी आ जाए कि ये फार्मूला इसी तरह होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो जितना भी ऊपर वाली आमदनी है ना, ये कहीं और जाती है आवाम के ऊपर, इसका कोई फायदा आवाम को नहीं पहुंचता है। इस वक्त भी आप देखें ना, हमारे दौर की जो ये बात कर रहे हैं ना, तो उस वक्त तो फी डॉलर 120 पे 130 पे था ना पेट्रोल, और हमने लाके उस पे जो लेवी था उसको 0 कर दिया और 150 पे हमने बरकरार रखा। उसमें बड़ी तनकीद फिर भी होती रही, लेकिन आज जो है ना 100 के करीब समझो फी बैरल। तो अब मुझे बताएं कि इन्होंने डायरेक्ट जो है वो 300 से ऊपर कर दिया, 325 321 पे, या कोई 324 पे बेच रहा है जी। तो ये जो है ना अचानक जो इन्होंने कर दिया ना, इनको वेट तो करना चाहिए था कम से कम। देखें, अगर और कुछ नहीं तो ये जो 100 रुपए लेवीज लगाई थी ये तो कम करना चाहिए था, ऊपर इन्होंने 5 रुपए और भी इजाफा कर दिया। ये चूंकि ताजर हैं, इनके पास फार्मूला भी वही है कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए ताजरों को। अवाम बेशक नुकसान बर्दाश्त करे, वो कर सकते हैं। गरीब लोग हैं वो, अगर 2 वक्त की रोटी नहीं तो 1 वक्त की रोटी खा लेंगे, ये इनका फार्मूला है और यही हो रहा है पाकिस्तान में। वरना जितने कर्जे अब चढ़ रहे हैं ना इस मुल्क पे, मेरा और आपका कोई कसूर नहीं है उसमें। आम आदमी गरीब का कोई कसूर नहीं, लेकिन वो उस पे कर्जा चढ़ता जा रहा है। उससे कोई पूछ भी नहीं रहा है कि आप कर्जदार हो रहे हैं और हम मजीद कर्जा लेने जा रहे हैं। तो ये जो फार्मूला है बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल इससे कोई हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारा जिस तरह राजा साहब ने भी कहा कि बदकिस्मती से वो पैसा फिर आवाम पे तो नहीं लगता है कि आवाम के लिए बचत हो गई है। आज अगर हुकूमत 100 रुपए लेवी जो कि जितना कमाना था इन्होंने तो बहुत कमा लिया ना, तो IMF जो है नहीं, मगर शौकत साहब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं कि अभी 40-50 रुपए का इजाफा जो होना चाहिए था वो नहीं किया हुकूमत ने, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। मेरे भाई, अगर आप लेवी लगा रहे हैं तो ये क्या है? देखें, ये दुकान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, लोगों की जेबों से तो जा रहा है ना। मेरा नहीं ख्याल है कि इनको 200 रुपए से ऊपर ले जाना चाहिए था पेट्रोल आज भी। लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये बहाना बनाते हैं IMF को सामने लाके, किसी IMF जो है उनकी शराइत है वो नहीं मानते हैं। तो क्या IMF ये मानते हैं कि आप 9 करोड़ की गाड़ी लेके सेनेट चेयरमैन को हवाले कर दें कि जी हमने बचत की है? ये कौन सा पैसा है जो बचत हो रहा है? सही, ये कौन सा मुल्क है? मुझे ये समझ नहीं आ रही है। और आप कह रहे हैं कि जी IMF जो है वो कह रहा है कि जी अखराजात ना करें। ये कौन से अखराजात है? देखिए, आज तक जितना कर्जा मिला है असद भाई, मैं आपको इसका कोई हिसाब है कि इस कर्जे का कितना % किस किस सूबे को कितना गया है? ये कोई दे सकता है? फिर हम पे क्वेश्चन करें ना कि हमने आपको 1 अरब 1% दिया, वो कहाँ लगाया, उसका तो हिसाब है। अगर हम अपने यहाँ 4 अरब रुपए रखते हैं IDPs के लिए तो कहते हैं ये क्यों रखे हैं, तो खा रहे हैं। जी प्राचा साहब, चलिए मान भी लिया अगर जो आर्गूमेंट कर रहे हैं राना एहसान साहब कि हमने जो है वो आलमी मंडी में बढ़ता है तो फ़ौरन यहाँ पर बढ़ जाता है, अगर यही आर्गूमेंट ठीक भी है, वैलिड भी है, तो भी वो 15 दिन के बाद बढ़ता है, 15 दिन के बाद रिव्यू होता है। इस मरतबा हमने देखा कि रिव्यू 6ठे दिन हो गया। हालांकि अगर ये 55 रुपए का इजाफा होना ही था तो मजीद 8-10 दिन के बाद होना था रूटीन के मुताबिक। तो इसकी वजह आप क्या देखते हैं? ये 15 दिन और 8 दिन भी तो अपनी इन्वेंशन है ना। कभी ये महीने के बाद हुआ करता था, फिर 15 दिन पे आ गया, फिर हफ्ते। चले, गवर्नमेंट कह सकती है कि जी सिचुएशन ऐसी बनी है, जो आप सवाल भी कर रहे हैं कि चूंकि वो शॉर्टेज हो रही है तो शॉर्टेज तो और होगी ना। यानी अगर सदर ट्रंप कल कह रहे हैं कि जी तेल लेना है तो अपने अपने जहाज ले आओ, वरना कोई हमारी गारंटी नहीं, इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी मजीद बंद रहेगी। और ईरानियन ने भी ऐलान कर दिया कि हम किसी को नहीं गुजरने देंगे। बिल्कुल। जो 25% ऑयल ब्लॉक हो गया पर्शियन गल्फ से निकलने वाला, उसका 2 एस्पेक्ट हो गए। नंबर 1, वो महंगा हो गया,
क्योंकि सप्लाई कम हो गई। नंबर 2 वो शॉर्ट हो गया, दुनिया की मार्केट में 25% शॉर्टेज आ गई। एलपीजी की जो आपने बात की कि एलपीजी सिर्फ प्लांट चलाने के लिए नहीं, ये घरों के चूल्हे ना बंद हो जाएं। जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइसिस है वो सिर्फ ये नहीं है कि फैक्ट्रियों के लिए एलएनजी की बात हो रही है, मेरा ख्याल है एलपीजी, पता नहीं अब एलपीजी नहीं कहाँ से, अगर उधर नहीं आएगी तो ये उधर सप्लाई हो जाएगी। देखिए ना, बिजली फर्ज किया आप एलएनजी प्लांट बंद कर देते हैं, बिजली नहीं होती, आपने बिजली देनी है लोगों को, क्योंकि पानी पंप करना है, बिजली नहीं होगी पानी कहाँ से पंप होगा। जो क्राइसिस का मैग्नीट्यूड है, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं है कि जहाज आ गया, शिप नहीं आया, तेल महंगा हो गया, तेल कम हो गया, इसकी बहुत सारी डायमेंशन हैं। फूड सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो रही है, वो वही अगेन सारा दुबई सप्लाई करता था पूरे रीजन को, किधर हो गया, बंद हो गया सारा कुछ। वो आबनाए हुर्मुज़ जब तक बंद रहेगी, ये क्राइसिस की बहुत सारी डायमेंशन होंगी जिसको हुकूमतों ने फेस करना है। उसमें एक हमने समझ लिया 99 वाला पेपर उठा के किसी ऐसो का लिखा हुआ ऑस्टेरिटी मैयर, और भाई अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी सरकारी मशीनरी इतनी ही इस पे कमिटेड होती तो आपको थर्ड पार्टी ऑर्डर लगाने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की खिदमत हासिल ना करना पड़ती। इट मीन्स कि अंदर से कोई भी नहीं मान रहा, अंदर से कोई नहीं मान रहा कि गाड़ियां बंद हो जाएं, फ्यूल बंद हो जाए, इसलिए हुकूमत को बहरहाल विजिलेंस तो रहना है। जी, अब ये खबर खतरनाक है बहरहाल के 14 अप्रैल के बाद मुल्क में एलएनजी नहीं होगी, क्या होगा फिर? मैं इस पर राय लेता हूं एहसान अफजल साहब की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब, ये जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में इंकशाफ किया है, वो कहते हैं कि 14 अप्रैल के बाद मुल्क में एलएनजी दस्तयाब नहीं होगी। ये कितना संगीन मामला है और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान पे? देखिए, डेफिनेटली जो कतर ने जब से एलएनजी की कार्गोज की डिलीवरीज को बंद किया है, तो हमारा तो सारा सोर्सिंग ही कतर से है। लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अल्टरनेटिव सोर्सिंग से कोशिश कर रही है, जिसमें रूस भी है और दीगर ममालिक हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, जिनसे बातचीत जारी है कि हम अपनी एलएनजी की रिक्वायरमेंट जो है वो अल्टरनेटिव सोर्सेज से जो है वो पूरी कर लें। तो इसके अंदर देखें, ये एक वॉर सिचुएशन के अंदर ये रियल चैलेंजेस हैं जो हुकूमत फेस कर रही है, और उसके सॉल्यूशंस के लिए जो है वो कार्रवाई ऑलरेडी काम कर भी रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इस पे काम कर रही है। हमें राशन करना पड़ेगा, हम राशन कर रहे हैं, और उसका यही तरीका है जो कंजर्वेशन के जो मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें जिस तरह अगर पेट्रोलियम की बात करें तो आपको बता दिया कि वर्क फ्रॉम होम है या 4 दिन का वर्किंग डे है, और बाकी सारे सूबे मिलके जो है कटौतियां जो आपकी स्कूल्स को हॉलीडेज दी हैं कि बच्चे भी, तो ये एक बड़ा पोर्शन इससे हम समझते हैं कि सेविंग होगी। बहरहाल जो बात अभी शौकत साहब कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो इसको बिल्कुल हम मॉनिटरिंग इसकी कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहा है, और ज्यादातर जो पेट्रोल दिया जाता है गाड़ियों को वो कार्ड्स के जरिए दिया जाता है, तो उनकी लिमिट्स आदि ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अगर किसी को मिसाल के तौर ये फॉर्मूला पंजाब ने भी कहा था कि हम करेंगे और जो मुफ्त का पेट्रोल है उसमें कमी लाएंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे। ये जो इनिशियल मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ वज़राए आला की, और जिसमें तमाम अहम शख्सियात मौजूद थी, इसहाक डार साहब भी थे, आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर भी थे, उसमें यह तय हुआ था। अभी जो वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि सूबों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। बताया जा सकता है कि सूबों में कितना कंट्रीब्यूट किया है? क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक सूबों ने, मतलब खैबर पख्तूनख्वा ने तो वैसे नहीं किया, सिंध ने भी नहीं किया, मेरी इत्तला ये है, और पंजाब ने भी नहीं किया, मेरी इत्तला ये है। तो आप बता सकते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है? नहीं, ये ऐसे तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, और वो जो सेविंग है वो मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूट की जाएगी। उसकी फिर डिटेल ऑब्वियसली प्रेस रिलीज के जरिए होगी, मेरे पास तो इस तरह इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एज सच अभी फौरी तौर पे तो किसी ने, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो गया, सब सूबों ने इम्प्लीमेंट कर दिया, वफाक ने इम्प्लीमेंट कर दिया, और जो सेविंग्स होंगी उनको एक्यूमुलेट किया जाएगा ताकि इसको नेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया जा सके। सही है राना साहब, लेकिन देखिए ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जो स्टेटरी मेजर्स की बात कर रहे हैं ना, इसका क्रेडिट ले रहे हैं, ये तो तब लेना चाहिए था जब आपने 55 रुपए की महंगाई ना लाते आवाम के ऊपर, और ये अपने ही अखराजात कम करके आवाम को रिलीफ देते, या कम से कम वो जो लीवी लगाया है पेट्रोल लीव वो तो खत्म कर देते ना। तो आपने आवाम को तो कोई फायदा नहीं दिया। अब अगर आप स्टेट मेजर करें या ना करें, आवाम को क्या फर्क पड़ता है? आपने जो बोझ डालना था आवाम पे, उसको तो डाल दिया आपने। मजीद भी आप डरा रहे हैं कि जी और एलपीजी भी खत्म हो रही है
और मजीद तेल भी महंगा होगा। तो ये मैं अगेन ये कहूंगा कि हमें सियासतदान चाहिए, हमें कारोबारी लोग नहीं चाहिए हुकूमतों में। वो फिर अपना सोचते हैं, अवाम का नहीं सोचते हैं। खुदा के लिए अवाम पे रहम करे, वरना ये जितनी बदुआएं पड़ी हैं अल्लाह खैर करे, क्योंकि हम तो बड़ी मुश्किल में हैं। हमें तो दुआओं की जरूरत है, पाकिस्तान को दुआओं की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन जो कुछ हो रहा है, दवाओं की भी जरूरत है ना जी, अमल करने की भी, अमल तो खुद ही करना, फिर दुआएं। सर इतनी राजदारी प्राचा साहब क्यों है इस मामले में? सवालात की बौछार है, बेशुमार लोगों ने सवालात भेजे हैं और अभी तक बुनियादी इंफॉर्मेशन भी इसके मुतालिक नहीं दी गई। कि एक तरफ तो मैं एज आ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं और आप और हम जितने भी ये इस प्रोग्राम में और जो देख रहे हैं, इक्वली अफेक्ट होते हैं इन चीज़ों से। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जी 55 रुपये हमें पेट्रोल का और देना है, और फिर मेहरबानी भी की जाती है कि अगली बार हमने नहीं भराया, अगली बार देखेंगे। ये जो 20 दिन वाला डेड स्टॉक राना साहब ने कहा ना, ये 20 दिन वाला तो कमा लिया गया। अब ये जो 1 दिन है, 4 दिन है, ये फिर वही है फिर ही हो रही है कि अब जब लोगों को रिलीफ देना होगा तो 1 दिन के तक हम आ जाएंगे। 20 दिन वाला हमने पहले से हमने वो अब मल्टीप्लाई करें ना। और बहुत सारी OMCs हैं, आई एम श्योर राना साहब चूँकि माशाल्लाह जानते हैं चीज़ों को, OMCs जो हैं वो बहुत सारी डेड स्टॉक रखती भी नहीं है, उधर से आएगा वो पोर्ट पे ही सौदा हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, ऐसी कोई मैं नई बात नहीं कर रहा बैठ के, हाँ उसका नोटिस ना लिया जाए तो अलग बात है। तो ये जो अब एक लोगों पे तो प्रेशर डाला जा रहा है। यूसुफ जई साहब ने 100 रुपए की लेवाई, बिल्कुल सही बात की उन्होंने कि इस क्राइसिस में भी आप लेवाई लगा रहे हैं। वो तो और अभी 55 रुपए जब बढ़ाया है उसमें भी आपने लेवी लगाई है, वही लेवी की बात हो रही है, लेवाई लगा ली। लेकिन ये दूसरी तरफ आप इतने बड़े बड़े यानी पैसे लगा रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है। मुझे याद है यहाँ PTV हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 4 अरब रुपए तीरा वालों को देने की। वो तीरा वालों के 4 अरब रुपए अगर उनका भी ज़रूर ऑडिट होना चाहिए, हम नहीं कहते, लेकिन ये भी जवाब दिए जाने चाहिए जो सवालात हैं कि आखिर जो है एक क्राइसिस सिचुएशन है और ये अभी की तो नहीं है। अफगानिस्तान के साथ तो मसला चल रहा है, इंडिया के साथ तो मसला चल रहा है। अगर फ़र्ज़ किया ईरान वाली बात नहीं होती, जंग नहीं मुसल्लत होती, तो हम तो पहले से मसाइल का शिकार हैं। हमारे लिए तो रोज़ाना की मोबिलिटी प्रॉब्लम है, हमें तो रोज़ाना इस्लामाबाद में कंटेनर्स देखने पड़ते हैं, हमें तो हर दूसरे महीने जो है कभी कचहरी में बम फट रहा होता है। मीन पाकिस्तान एक क्राइसिस में है मुल्क, और ऊपर से फिर इस तरह की जो परचेज हैं, इस तरह की प्रोक्योरमेंट्स हैं, उनके जवाबात आने चाहिए। सही है। राना साहब, आप आलमी मंडी में बढ़ने वाली कीमतों को देखते हुए ये देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है? क्योंकि अभी तो चलिए हुकूमत ने एब्जॉर्ब कर लिया, अगले हफ्ते शायद वो एब्जॉर्ब ना कर सके और पास ऑन करना पड़ेगा आवाम तक। तो और फिर LNG के लिए आपने कहा कि मुतबादल देखा जा रहा है, तो मुतबादल आएगी तो वो महंगी आएगी। अगर ये सारी सूरत हाल होती है तो क्या मुश्किल वक्त देख रहे हैं आप कौन पे? देखिए, ये दुनिया पे मुश्किल वक्त है, ये तो आपको किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि ये मुश्किल वक्त है। और हमारे पास कोई इतने वसाइल नहीं है। ये भी आपको अभी जो 1 हफ्ते की जो सब्सिडी है वो 23 अरब रुपए की सब्सिडी है, और मेरे पास वो अभी एग्जैक्ट फिगर आए हैं कि पेट्रोल 50 रुपए और डीजल 70 रुपए बढ़ रहा था इस दफा, जिसको ऑब्जॉर्ब किया गया है। तो आपके पास आप कितने अरबों रुपए जो हैं वो पेट्रोल की कंजम्पशन को सब्सिडाइज करने के ऊपर आप खर्चेंगे? ये इसको आप समझते हैं कि सर इसमें से यानी लेवी जो है वो कुछ कम की जा सकती है? देखें, फिर आपके टारगेट कम होंगे जो आपने अहदाफ। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है असद, जो हमें बुनियादी तौर पे पता होनी चाहिए। हमारा अभी आज भी हमारे बड़े बड़े फिस्कल डेफिसिट है, मुल्क जो है वो कर्जे पे चल रहा है। तो अगर आप कर्जे की बुनियाद पे कोई सब्सिडी देते हैं या आप कोई रिलीफ देते हैं तो वो अवाम को सूद समेत आगे जाके वापस करनी पड़ेगी। तो आज ये हमें फैसला करना होगा कि हम इसकी कंजम्पशन को कम करें, हम किफायतशारी इख्तियार करें, या हमें जो है वो चीज उसी कीमत पे मिले जिस कीमत पे वो नहीं आ रही, महंगी कीमत पे आ रही। तो ये हमें जंग शुरू ना होती। असल बात यह है कि हम इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग दोनों साइडों पे कर सकते हैं कि सब्सिडी दी तो गलत दी, पास ऑन किया तो महंगाई बढ़ा दी। लेकिन जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी कीमत अगर पीछे से महंगी हो रही है, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये बहस हम इसलिए करते हैं ना, और आपके मुखालिफिन भी इसलिए करते हैं कि जब आप अपोजिशन में थे और 2 रुपए कीमत बढ़ती थी तो इस पर आप बहुत शोर मचाते थे और कहते थे कि जी देखो रात के अंधेरे में 2 रुपए डाका डाल दिया गया।
उसकी वजह थी ना कि वो इमरान खान ने ये कहा था कि जब पेट्रोल की कीमत बनती है तो वजीर आजम चोर होता है। हाँ। तो हम उस बुनियाद पे वो सारे नारे ठीक है, लगाए थे। राणा साहब ये बता दें, अगर ये जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान शुरू ना होती, आपने हुर्मुज बंद ना होती, तो फिर भी कम से कम 20 रुपए तो आपने इजाफा करना ही करना था, अगर कीमतें बरकरार भी रहती आलमी मंडी में। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो एफबीआर का शॉर्टफॉल है वो तो पहले से है, वो शॉर्टफॉल तो चल ही रहा है, उसका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आपने 20 रुपए की लेवी तो लगानी थी। नहीं, देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये हमने पीडीएल के हदफ में कोई इजाफा नहीं किया, कोई उसकी इस कीमत बढ़ने से उसको कवर करने की हमने टैक्स शॉर्टफॉल को बिल्कुल कोशिश नहीं की। जो हमने 20 रुपए लेवी बढ़ाई है पेट्रोल पे, हमने 20 रुपए लेवी डीजल पे कम की है। पेट्रोल के ऊपर 80 रुपए का इजाफा था, डीजल के ऊपर 35 या 40 रुपए का इजाफा था, उसको हमने एवरेज कर दिया 55 रुपए के ऊपर। वरना ये आपका डीजल ज्यादा, और उसकी वजह ये थी कि 96% आपकी जो कार्गो है, जो जितनी भी चीजें अशिया हैं, वो डीजल ट्रैक्टर्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट होती हैं, फिर आपकी ज़राअत डीजल पे चलती है। तो वहां फिर अगर उधर ज्यादा इजाफा होता तो उसके ज्यादा बुरे असरात आने थे महंगाई के हवाले से मुतासिर तरीन तबके को। हमने पीडीएल से कोई शॉर्टफॉल कवर करने की कोशिश नहीं की। ये पेट्रोल की कीमतों के अंदर ये बिल्कुल पॉइंट आपने सही एक्सप्लेन कर दिया। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, शौकत प्राचर साहब, शौकत यूसुफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि अपने जहाज भेजें और हमारी जो आपने हुर्मुज है इसको खुलवाया जाए, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इस पर हामी नहीं भर रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं? क्या ये जंग तवील हो सकती है? इसके आलमी मंजरनामे पर इसके असरात क्या होंगे? इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग में अब एक बड़ा मसला आबना हुर्मुज का बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप फौरन चाहते हैं कि इसको खुलवाया जाए और इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि उनकी अपनी फोर्सेस आबना हुर्मुज को खुलवाने में नाकाम रही हैं। इसीलिए वो दुनिया भर से अपील कर रहे हैं कि वो अपने जहाज़ भेजें, मदद करें, मुआवनत करें और इसको खुलवाने में किरदार अदा करें। डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से ये मदद की अपील की है? हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। हमने पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ तरह के बयान देखे। एक तो उन्होंने कहा कि हमने नेवी भी तबाह कर दी है, मिसाइल प्रोग्राम भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है ईरान का, और हम ये जंग जीत गए हैं। अगर मिसाइल प्रोग्राम तबाह कर दिया है और नेवी भी तबाह हो गई है, तो फिर ये आबना हुर्मुज क्यों नहीं खुल पा रही? और क्या ये इस बात का एतराफ़ भी है दुनिया से अपील करना कि उनकी अपनी जो फौज है वो नाकाम रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में? जी, इस बात का तो एतराफ़ है कि वो अब ज़रा बेबस नज़र आए हैं और उनका ख्याल है कि बाकी सारे लोग भी इसमें शरीक हों। खैर, वो इसलिए भी समझते हैं कि उनका ख्याल है कि वो चूँकि बेनिफिट करते हैं इससे, इसलिए वो उसमें हाथ बटाएं। लेकिन दूसरे लोग पूछते हैं कि आपने हमसे पूछ के जंग शुरू की थी, आपने हमसे पूछा तो फिर हमारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ती। और पहले यूरोपियन थोड़े खफा थे जी। आपको याद है कि ग्रीनलैंड के मसले पर, कनाडा के मसले पर, नेटो के मसले पर वो खफा हैं इनसे, तो वो इनकी मदद को आएंगे। और दूसरा ये है कि ईरान ने वहाँ पे माइंस लगा रखी हैं जी। उनके पास टैंकर्स हैं जो माइंस लगा सकते हैं। इन्होंने कुछ टैंकर्स तबाह किए थे लेकिन वो भी लगा सकते हैं। प्लस ये है कि सी बेस्ड मिसाइल भी हैं जी। तो वो मुमकिन नहीं है कि किसी के लिए भी, अनलेस के वहाँ पे वो मेरीन्स लैंड करें और कोई बड़ा ही मेजर ऑपरेशन करें, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में अमेरिका काफ़ी इस मामले में डेस्परेट नज़र आ रहा है जी। तो सर अब इसका हल क्या है? यानी अमेरिका ने एक तरह से नाकामी का आपने कहा कि एतराफ़ तो है, कोई सोल्यूशन है आपके ख्याल में? और दुनिया क्यों इस पर कतरा रही है? फ्रांस ने मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया, बरतानिया ने मना कर दिया, कुछ और ममालिक ने भी। तो इस पर रिलक्टेंस की वजह क्या है? एक मैंने जिस तरह अर्ज की है ना कि एक तो वो खफा है डोनाल्ड ट्रंप से, और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि हमसे तो पूछ के ही नहीं किया। उनको भी नजर आ रही है कि ये बेवक्त की जंग कर दिया आपने, और साथ में खलीजी रियासतों में इन सारे मुल्कों की बहुत सरमायाकारी थी, उस सब की सब आपने डबो दी है। तो इस वजह से वो सब खफा हैं, वो नहीं आना चाहते हैं। तीसरा ये है कि उनके लिए वाकई मुमकिन नहीं है किसी के लिए भी कि वहाँ पे अपना शिप लेकर आए या कोई भी चीज़ लेकर आए तो उसके ऊपर ईरान अगर कोई फायरिंग कर दे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इनके पास दो ही ऑप्शन है
एक ऑप्शन ये है इनके पास कि ये जंग बंद करने का ऐलान करें और कहें कि जी जो हमने कमज़ोर करना था कर दिया और बंद कर दे, और दूसरा ये है कि ये बॉम्बिंग करें मजीद ईरान के ऊपर इतनी कि वो कमज़ोर पड़ जाए। मेरा ख्याल में ये दूसरा रास्ता ले रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग करें, मैस मर्डर करें और लोगों को इतना मारें कि वो ईरान की हुकूमत जो है ना तंग आकर बेचारे कहे कि ये मेरा ख्याल उनकी स्ट्रेटजी है। मुझे नहीं लगता कि वो भी स्ट्रेटजी सही है, वो मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। ईरान के जो लोग हैं वो काफ़ी इस मामले में नेशनलिस्ट हैं और वो शहादत से नहीं डरते हैं। इस वजह से मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसको कोई समझाने वाला रह नहीं गया। ऊपर से उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं वो इसको मजहबी रंग दे रहे हैं, और आपको पता है मजहबी रंग ये दे रहे हैं कि जी ये क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियन वर्ल्ड के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो पैक्स जुडिका की हमायत करे, वहाँ पे ग्रेटर इसराइल बने और उसके लिए हमवार करें इसराइल यानी जीसस के लिए वापस आने का। तो अगर मजहबी रंग हो जाए तो आपको पता है कि फिर मजहब के नाम पर तो लोग कुछ भी कर लेते हैं ना। तो बड़ा खतरनाक किस्म का ये इन्होंने मोड़ दे दिया है इस जंग को अमेरिका ने इसराइल के कहने पर। जी आपने एजाज साहब दो ऑप्शंस बताई, एक तो ये कि वो खामोशी से अब इस जंग से निकल जाएं और दूसरा ये कि कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करें। इस दौरान न्यूक्लियर ऑप्शंस पे भी बात हो रही है। आपको लगता है कि महदूद पैमाने पर कोई न्यूक्लियर हथियारों से हमला किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से? देखिए इसराइल तो कुछ भी कर सकता है। जब उसके यहाँ तेल अवीव, हैफा और बाकी शहरों में बम मिसाइल गिरेंगे तो डेस्परेट होकर भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि एक बार न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाए तो फिर रुकावट नहीं कोई रह जाती ना जी। ठीक है, बेशक वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, वो पूरे न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ा एक वहां पे इतनी बड़ी तबाही आएगी, पूरे गल्फ जो है सारी गल्फ पर्शियन गल्फ पोल्यूट होके रह जाएगी और एक अंदोनाक किस्म का वो मंजर होगा। मेरे ख्याल में ये नहीं काम करना चाहिए और इसराइल को रोकना चाहिए। अमेरिका को, अमेरिका का ये फर्ज भी है कि इसराइल को इस किस्म की हरकत से रोके, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होगा अमेरिका के लिए भी और फिर इसराइल के अपने लिए। वो जो सरजमीन है जिस पे वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है वहां पे उसको तबाह कर दे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के जरिए, ये मुनासिब नहीं होगा उसके लिए शायद। स्टिल अभी भी जो बारिशें हुई हैं या हो रही हैं इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये एसिडिक रेन्स हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बम मिसाइल फेंके गए हैं कि उसका कुछ ना कुछ असर जो है वो फ़ज़ा में आया है। ये तो अभी से इसके साथ मालूम हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अभी और डिस्कस हो रही है और वो नेतन्याहू की गैर मौजूदगी या मंजर आम से गायब हो जाना, इस तरह की बातों पर बहुत कयास आराइयाँ हो रही हैं। एजाज साहब, इसमें कोई हकीकत हो सकती है? आप कैसे इस सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए इसके ऊपर क्या सराई तो नहीं की जा सकती। उन्होंने कोई एक वीडियो भी जारी की है, उन्होंने एक कैफे से अपना एक किसी कैफे से में कॉफी लेते भी दिखाया गया उनको। तो ये हो सकता है कि भाई ये कोई छोटे मोटे उनको जख्म आए हों तो उसकी वजह से वो भी आ नहीं पा रहे, पर कुछ कह नहीं सकते जी इस मामले में जब तक वो खुद ऐलान नहीं करते हैं। और उसको वो जिस तरह ईरानी कहते हैं ना कि भाई वो मरे हैं या नहीं मरे, हम उनको ढूंढ के मारेंगे, तो ईरानी तो अभी भी उसी जज्बे से काम कर रहे हैं जी। उनके लिए, इसराइल के लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका ने और इसराइल दोनों ने मिस कैलकुलेट किया और तैयारी भी पूरी नहीं थी। मिसाल के तौर पर ये क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसकी ध्यान ही नहीं किया था, आपको पता ही नहीं था कि अगर ये बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो उनकी सही तरह प्लानिंग नहीं, ना उन्होंने ईरान के लोगों को समझा है उस तरह। तो मुझे लगता है कि कुछ गलती कर ली है अमेरिका ने इसराइल का इस हद तक साथ देने। मिस कैलकुलेशन की जो आप बात कर रहे हैं साहब, क्या उन्होंने ईरान की दिफाई सलाहियत के हवाले से भी मिस कैलकुलेट किया? क्योंकि शायद उन्हें ये लगता था कि 2 से 3 दिन में वो ईरान को गिरा लेंगे, रजीम चेंज हो जाएगा, वरना ईरान की दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और वो एक भी मिसाइल मारने के काबिल नहीं रहेगा। या शायद उनके पास अब हथियार महदूद हैं, क्योंकि पिछले साल जो अमेरिका ने हमला किया था उसमें उनको लगता था कि उन्होंने बड़े पैमाने पर उनकी जो दिफाई सलाहियत है उसको तबाह कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें मिस कैलकुलेशन में शामिल हैं? बिल्कुल शामिल है। वो तो आपको याद होगा कि शुरू में हमारे लोग भी ये कहते थे कि भाई क्या ईरान के पास मिसाइलों का, ड्रोन्स का इतना जखीरा है कि नहीं। पर ये याद रखिए कि ईरान ने तो इसी दिन के लिए जंग लड़ी थी ना। उन्होंने को टैंक्स नहीं बनाए, उन्होंने को आर्मर्ड व्हीकल्स नहीं बनाई, उन्होंने तो सारे के सारे मिसाइल और ड्रोन्स के ऊपर तवज्जो दी, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो जंग होगी वो इसराइल के साथ होनी है, डिस्टेंट वॉर्स होगी। इवन गल्फ
जो खलीजी रियासतें हैं वो भी 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए उनको मेरे ख्याल में उन्होंने वहां पे ज़ेरे ज़मीन ऐसी फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं जो बार बार यानी ड्रोन्स भी बना रही है, बल्कि वो तो एक्सपोर्ट कर रहे थे रूस को ड्रोन्स जो हैं। तो मेरा ख्याल में मिस कैलकुलेट किया उनकी कैपेसिटी टू बिल्ड दोज ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। अब ये जो मैक 15 बनाया है इन्होंने, जो फतह 2 मिसाइल है वो मैक 15 है, यानी 15 गुना स्पीड साउंड से ज्यादा जाता। तो इसराइल में जब वो चल रहे होते हैं ना जी सायरन, एंड उतनी देर में वो पहुंच जाता है। तो तबाही फैली है वहां पे इस लिहाज से जी। एजाज साहब, बूट्स ऑन ग्राउंड का ऑप्शन आपको या खदशा अभी भी दिखाई देता है, या अमेरिका इस बारे में सोच ही नहीं रहा? नहीं, सोच तो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है ना कि 5,000 मेरीन भेजूंगा वहां पे, लेकिन मेरा ख्याल में ये भी बहुत बड़ी गलती होगी। उनका ख्याल है कि हम वो मेरीन लैंड कर देंगे खर्ग आइलैंड के ऊपर और तेल की सारी फैसिलिटीज पे वो कब्जा कर लेंगे। इतना आसान है नहीं। ये समझ रहे हैं कि जो वेनेजुएला में जो इन्होंने काम किया वही काम अब यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे आके वो फंस गए हैं। तो इसलिए अगर वो ना करें तो बेहतर है, अगर वो करेंगे तो यकीनन एक दलदल में फंस जाएंगे। एजाज साहब, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वास आरागची साहब ने कहा कि पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का भी और अवाम पाकिस्तान का भी शुक्रिया, जिस तरह से उनका साथ दिया गया है, उनके मौक़िफ़ की हिमायत की है पाकिस्तान ने। आप इस तनाजुर में, इस बयान के तनाजुर में पाकिस्तान की हिकमत अमली, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान की सफारतकारी कमाल की हुई है जी। देखिए, पाकिस्तान ने असूली सफारतकारी की है। अगर ईरान पे अमेरिका की जहरियत को भी मजम्मत की है और ईरान की जो खलीजी रियासतों पे जहरियत थी उसकी भी मजम्मत की है। गोया पाकिस्तान ने असूली बात की है और पाकिस्तान ने कहा कि यहाँ अमन होना चाहिए, और आज भी वो पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने वालों में से है। और खुसूसन ईरान और सऊदी अरब में तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग के जो शोले हैं वो आगे ना जाएं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने कमाल की यहाँ सफारतकारी की है और इसके लिए पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। एक और ऐसा मामला भी है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला है, और हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से होने वाली जहरियत के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस ने फिर स्ट्राइक किया, वहाँ पर अफगानिस्तान की चौकियों को तबाह किया, कब्जा भी किया इनिशियली। आप इस जंग के उसके बाद हमने फौरी तौर पर यह तो देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी हुई है, दहशतगर्दी के वाक़यात रुक गए। आप क्या नताइज पाकिस्तान के लिए मुरतब होते हुए देख रहे हैं इसमें? देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी था। 4.5 साल से पाकिस्तान में खून बहाया जा रहा था और इतनी बार इनसे कहा कि आप ये काम मत कीजिए और हर किस्म की सालसी की कोशिश कर ली है, लेकिन हर वादा जो इन्होंने किया उससे ये मुकर गए। कोई वादा इन्होंने इफा नहीं किया। तो चुनांचे पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं रह गया था। और जब इन्होंने इंडिया के साथ मिलकर सिंदूर 2 वहां से शुरू किया, इन्हें वे एक उनके पुर्जे बन के पाकिस्तान के अंदर उन्होंने आके खून बहाना शुरू किया, तो फिर तो पाकिस्तान को समझ आ गई कि इनको अब खत्म करना पड़ेगा, इस मसले को हल करना पड़ेगा। तो चुनांचे उन्होंने ये बिल्कुल सही किया कि बॉर्डर बंद किया। बॉर्डर बंद करना इसलिए जरूरी था कि एक तो उस बॉर्डर के रास्ते ये लोग खुद कुछ भेज रहे थे, और दूसरा ये इन्होंने हमारे बंदरगाहें इस्तेमाल की हैं, हमारे अस्पताल, हमारे यूनिवर्सिटियां इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचाया है। यानी हमारी बंदरगाहों से सामान खरीदते थे ड्यूटी फ्री और फिर वापस आ जाते थे, खरीदते तो नहीं थे मगर इंपोर्ट करते थे और फिर उसके बाद वहीं पे हमारे यहाँ बेच देते थे। गोया हमारी सनत, हमारी तजारत को सख्त नुकसान पहुंचा रहे थे। अब जब बॉर्डर बंद हुआ है तो इनके भी दाना पानी खत्म हो गए। जो तालिबान के लीडरान हैं इन्हीं के अपने कंटेनर्स होते थे सारे। फिर दूसरा ये है कि अमेरिका का जो छोड़ा हुआ असला उसको खत्म करना जरूरी था, क्योंकि वो भी असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बिल्कुल सही काम किया है। पूरी कौम को उनके साथ जुड़ना चाहिए और साथ ही साथ अलबत्ता डिप्लोमेसी के रास्ते खुले रखने चाहिए, दोनों काम रखने चाहिए। साथ साथ हम अपना भी जो हदफ है हमारा काइनेटिक वो भी करें और साथ वो भी रखें। एक और बड़ा जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान की कौम को भी मुतहिद होना चाहिए। जो कुछ लोग जो नरम गोशा रखते हैं तालिबान के लिए, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ सही नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में और कितना खून बहेगा कि उनको समझ आएगी इस बात की। वो लोग जो हैं ये मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को ये भी चाहिए कि अब एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा करे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्फ्रेंसेस करें, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस करें, और ताकि जिन लोगों को थोड़ी बहुत गलत फहमी है उनकी गलत फहमी दूर हो, पूरी कौम को यकजा होकर इस मेनास का, इस खतरे का मुकाबला करना चाहिए। एजाज साहब, आपने कहा कि डिप्लोमेसी का रास्ता भी साथ साथ खुला रखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ और दुनिया में अब ये सवाल उठ रहा है कि आप किसके साथ बातचीत करेंगे? वहाँ पर जो अबूरी हुकूमत है
एक तो वो उबूरी है और उसको बड़ा अरसा हो गया, और दूसरा ये कि वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है, गैर नुमाइंदा हुकूमत है। और अभी जो हमारे पास एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें पता चला कि अफगान तालिबान की जो सुप्रीम अथॉरिटी का ताल्लुक कंधार बेल्ट के पश्तून नेटवर्क्स के साथ है, यानी वहाँ पर जो गैर पश्तून है उनके साथ भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। अफगानिस्तान की रहबरी शुरा में 85 से 95% तक पश्तून है। अफगानिस्तान में आला सतह पर हज़ारा नुमाइंदगी सिफर है, जबकि ताजिक नुमाइंदगी भी महज रस्मी है। अफगानिस्तान की 49 रुकनी काबीना में ताजिक, उज़्बेक और बलोच अफराद जो हैं वो महज चंद ओहदे पर हैं। और 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से तालिबान ने मुल्क की सिविल सर्विस से नॉन पश्तून अफराद का सफाया कर दिया। ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगान तालिबान की जानिब से नस्ली और नजरियाती बुनियादों पर हज़ारों जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को उनके ओहदे से हटाया गया। अफगान तालिबान रजीम नॉन पश्तून इलाकों में पाए जाने वाले मिनरल रिसोर्सेज का मकामी आबादी से मुशावरत के बगैर इस्तेहसाल कर रही है। तो ऐसी सूरत में इस गैर नुमाइंदा और उबूरी हुकूमत के साथ कैसे डील किया जा सकता है एजाज साहब? देखिए, माजी में पाकिस्तान ने काबुल में जिसकी भी हुकूमत थी उसके साथ डील किया है, तो डील करने में कोई हर्ज नहीं है। और पाकिस्तान को उनके अंदर कौन सी हुकूमत है, किस तरह की हुकूमत है, रजीम चेंज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वहाँ किसकी हुकूमत, बिल्कुल आप उसमें मत पड़े हैं। मेरा तो ये मशवरा होगा कि वो उनको करने दें, आप अपना बॉर्डर बंद रखें और उनको मामला तय करने के। आपकी बात सही है कि 40% पश्तून है और 60% उज़्बेक, हज़ारा, ताजिक वगैरह हैं, लेकिन ये उनका मामला है, ये उनको अब सेटल करने दे, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये जो लोग कहते हैं कि भाई एक बार फिर रजीम चेंज करें, हम क्यों करें, अफगानिस्तान के अवाम करें, उनको करने दें। आप अपना बॉर्डर बंद करें और जब तक ये पाकिस्तान के लिए अपने इरादे बदलते नहीं हैं उस वक्त तक हम बॉर्डर को बंद रखें। थोड़ा नुकसान होगा हमारे कुछ ताजरों को, वो कुछ और काम कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि हम अब दोबारा इनसे ब्लैकमेल ना हो और दोबारा ये हम इनको इस काबिल ना करें कि हमारा दोबारा खून बहाना शुरू कर दें। तो आपके ख्याल में इसका मंतकी नतीजा क्या होगा या होना चाहिए, और ये कब तक स्ट्राइक जारी रहनी चाहिए? क्या बातचीत के साथ मसले को हल किया जा सकता है? देखिए, बड़ा आसान है, ये कह दिया है पाकिस्तान ने कि जनाब जब तक आप अपनी ये रविश नहीं बदलते और टीटीपी के खुद कुछ बमबारों को यहाँ नहीं भेजते, ठीक है जी, जब तक ये काम आप करते रहेंगे आपके साथ जंग रहेगी। आप ये रोक दें, आपके साथ कोई जंग नहीं है हमारी। एजाज साहब, आखिरी सवाल मेरा दोबारा ईरान जंग के हवाले से ये है, आप इस जंग को कितने अरसे में कंक्लूड होता हुआ देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 हफ्ते में हो जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के लिए काफ़ी मसाइल बढ़ गए हैं और पहले भी ख्याल यही था कि 4 से 5 हफ्ते चलेगी। 2 हफ्ते गुजर गए हैं, बाकी पीछे 2 या 3 हफ्ते रह जाएंगे। उससे ज़्यादा ये नहीं चल सकती है, क्योंकि नुकसान बहुत हो रहा है, खलीजी रियासतों का बहुत नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया की इकॉनमी का नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब रिलेंट करना पड़ेगा और ये मेरे ख्याल में उनको एक दिन एक सुबह आप उठेंगे तो उनका ट्रूथ सोशल पे ट्वीट आया होगा कि जी मैंने जंग जीत ली और ये मैं जंग बंद कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया एजाज सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।